हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम का मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 9 का थ्योरी सेशन, जो कि बेस्ड है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस में। तो दोस्तों, आपने यदि इससे पहले का वीडियो यदि नहीं देखा है, हमारा यूनिट 8 का थ्योरी वीडियो और एमसीक्यूज वीडियो, तो मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। इससे एक बार जाकर जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। हम लोग एक एक चीज़ को कंसेप्चुअली समझेंगे और कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट लेने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ अंतिम तक, और निश्चित रूप से मैं जो भी चीज़ आपको समझाऊंगा उसे आप अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, और उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज मैं पूछूंगा, अगला सेशन लाऊंगा एमसीक्यूज का, उसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग बिजनेस को कुछ हेड के अंदर ग्रुप किया गया है। ठीक है, उस हेड कौन कौन सा है, आइए ज़रा देखते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस किस हेड के अंदर इसे ग्रुप किया गया है। पहला है बैंकिंग बुक, दूसरा है दोस्तों हमारा ट्रेडिंग बुक, और तीसरा है हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ये क्या है, हमारा बैंकिंग बिजनेस है। तो जितने भी बिजनेस है बैंकिंग के, उसको 3 मेजर हेड में डिवाइड किया गया है, बैंकिंग बुक में, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में। इसे कभी कभी आप मार्केट ट्रेडिंग बुक भी कहा जाता है, आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी बोलेंगे या ट्रेडिंग बुक भी बोलेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़ करके। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेड, जो कि है अपना बैंकिंग बुक। तो बैंकिंग बुक के अंदर जितने भी हमारे एडवांस हैं, जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, और जितने भी हमारे बोरोइंग्स हैं, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल और रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन से हमें मिलता है, वो इंक्लूडेड होते हैं। ये पहले से ध्यान रखना है। क्या क्या है, एडवांस है, डिपॉजिट्स है, और बोरोइंग्स है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है बैंकिंग बुक में, वो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि उनको मैच्योरिटी तक रखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एफडी है, तो एफडी का अपना मैच्योरिटी पीरियड होता है ना। तो नॉर्मली मतलब कि इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल की, तो इन जनरली उन्हें कब तक रखा जाता है, मैच्योरिटी तक रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसमें एक टर्म है दोस्तों, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब जो जरा मैं आपको समझाता हूँ, ये जो एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसका मतलब क्या है, और ये एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहाँ हम लोग अडॉप्ट करते हैं दोस्तों। ये हम लोग अडॉप्ट करते हैं अपने बैंकिंग बुक में। आइए जरा समझते हैं कि एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाता हूँ दोस्तों। एक्रूवल सिस्टम का मतलब ये है, एक्रूवल सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारा इनकम है, इसको मैं नीचे बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक्रूवल सिस्टम को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास। एक्रूवल सिस्टम का क्या मतलब है कि इनकम जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा जब अर्न किया गया हो। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा जब वो इनकर हो। ये मतलब है। या एक ऐसे भी, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई परचेज ऑर्डर है, मान लीजिए कि कोई परचेज ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर का डेट मान लीजिए, ऑर्डर डेट मान लीजिए आप 10 जून का ऑर्डर डेट है। ठीक है, और जो पेमेंट डेट है वो मान लीजिए 10 अक्टूबर का है। ठीक है, तो इस केस में आप एक्रूवल का डेट क्या लेंगे। इस केस में एक्रूवल बेसिस पे यदि हमारा अकाउंटिंग हो रहा है, एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग डेट जो होगा वो कब होगा, वो 10 जून होगा, जिस दिन ऑर्डर दिया गया उस दिन। समझ में? तो ऑर्डर के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए ऑर्डर डेट क्या होगा हमारा, 10 जून। तो रिपोर्टेड डेट क्या होगा हमारा, 10 जून। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्रूवल सिस्टम का यही मतलब है। एक्रूवल सिस्टम का सिंपल भाषा में मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका ऑर्डर हुआ था उसी दिन हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका। जैसे इसका एक और मतलब आप समझ सकते हैं, यदि हम इंटरेस्ट के टर्म में बात करें, इंटरेस्ट के संदर्भ में बात करें, तो जैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ईएमआई का जो डेट है, ईएमआई का जो डेट है वो है 15th ऑफ मंथ, 15th ऑफ मंथ। ठीक है, और इंटरेस्ट अप्लाई कब से होता है, इंटरेस्ट अप्लाई होता है मंथ के एंड से। तो एक्रूवल सिस्टम क्या कहता है कि आप चाहे ईएमआई 14 को जमा करें या 13 को जमा करें या 12 को जमा करें या 11 को जमा करें, इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा कब लगेगा, मंथ के एंड में लगेगा। तो इंटरेस्ट को अकाउंट तभी किया जाएगा जब वो होता है, रेदर देन दे आर पेड। पेमेंट तो 14 को ही मिल रहा है, 13 को ही मिल रहा है, 12 को ही मिल रहा है, 11 को ही मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट को अकाउंट में कब लिखा जाएगा, कि जब वो एक्चुअली हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली कब हो रहा है, मंथ के एंड में हो रहा है। यही है एक्रूवल सिस्टम का मतलब। तो बैंकिंग बुक में ये एक्रूवल सिस्टम ही फॉलो होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके समझाया।
परचेज ऑर्डर के केस में जब हमने ऑर्डर दिया था तभी का हमारा एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग रिपोर्ट होगा, पेमेंट डेट नहीं रिपोर्ट होगा। उसी तरह इंटरेस्ट के केस में जिस दिन हमारा इंटरेस्ट अप्लाई होता है जो मंथ के एंड में है तभी हमारा अकाउंट में इंटरेस्ट को लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर किया ये कंसेप्ट। अब दोस्तों कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं हमारे बैंकिंग बुक का। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि मैच्योरिटी तक रखा जाता है। दूसरा हमने क्या देखा, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है। तीसरा है दोस्तों मार्क टू मार्केट, ये शॉर्ट में एमटीएम कहते हैं, उसे कोई सब्जेक्शन नहीं होता है इसका। अब ये एमटीएम क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग मार्केट ट्रेडिंग बुक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एमटीएम के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये कैपिटल चार्ज को अट्रैक्ट करता है क्रेडिट रिस्क पे। अब थोड़ा इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि सिविल स्कोर लो है, अब सिविल स्कोर लो होगा तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करती है। अब आप बताइए ना दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क, सिविल स्कोर लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाई क्रेडिट रिस्क है। और दोस्तों चूंकि क्रेडिट रिस्क हाई है तो बैंक कैपिटल चार्ज कैसे वो अट्रैक्ट करेगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बैंकिंग बुक है ये कैपिटल चार्ज अट्रैक्ट करती है क्रेडिट रिस्क पे। तो यदि सिविल स्कोर किसी का लो है तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही हमारा क्या है, कैपिटल चार्ज है। और सिविल स्कोर लो है वो हमारा क्या है, क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद दोस्तों चूंकि जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं बैंकिंग बुक में उसको मैच्योरिटी तक रखा जाता है, तो एक चांस है मैच्योरिटी मिसमैच होने का। कि इसके कारण क्या होगा, या तो हमारा एक्सेस लिक्विडिटी होगा या शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से लेकर। तो लिक्विडिटी रिस्क आइडियल केस में क्या होता है, आइडियली क्या होना चाहिए कि जो कैश फ्लो है वो आइडियल होना चाहिए, जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है वैसे, मतलब आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो देखिए, एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास एक एफडी है जो 2 साल में मैच्योर होगा, मतलब 2 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है और उसको हमने मैच्योरिटी तक रखा। और एक लोन है जो कि 5 साल के बाद मैच्योर होगा। तो अब बताइए ये 2 साल के बाद तो मैच्योर हो जाएगा एफडी, बचा 3 साल, तो 3 साल के में तो हमें लिक्विडिटी एनफ नहीं रहेगा ना, समझ में आ रहा है आपको। तो हम ये सिचुएशन के कारण एक रिस्क अराइज होता है, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। और आइडियल सिचुएशन क्या होगा कि हमारे पास कैश हमेशा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो मैच्योरिटी मिसमैच है ना, देख रहे हैं ना, एफडी का मैच्योरिटी 2 साल का, लोन का मैच्योरिटी 5 साल का, तो मैच्योरिटी मिसमैच आ गया ना। तो मैच्योरिटी मिसमैच के कारण क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। दोस्तों मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ना सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ों को और नोट करते चलिए। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके जो मैकमिलन बुक है, एक एक लाइन में मैकमिलन बुक का लिखा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ लिखा हूँ। अब ये सब एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं दिया रहेगा, ये मैंने खुद से लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। अब दोस्तों ये डायग्राम है लिक्विडिटी रिस्क, आप देख सकते हैं कि इस बकेट में लिक्विड इसके पास नहीं अवेलेबल है, ये हाथ डाल रहा है लेकिन लिक्विड है ही नहीं। पानी भी देख रहे हैं, ये लिक्विड हल्का हल्का गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क जो होता है वो क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। जो दूसरा है रिस्क हमारा वो है इंटरेस्ट रिसिव्ड नेट ऑफ इंटरेस्ट पेड, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट, एक होता है इंटरेस्ट हमने रिसीव किया और एक होता है इंटरेस्ट हमने पेड किया, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये इस कारण से जो रिस्क होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जानते हैं कि बैंकिंग बुक में और जितने भी एसेट्स हैं उनको मैच्योरिटी तक रखा जाता है। अब एक मान लीजिए केस ऐसा है, एफडी है, 1 साल का मैच्योरिटी है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन है, 1 साल का लोन है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना का है, 2% का है। ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यही तो होता है, NIM बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मार्जिन बेसिकली कैसे निकालते हैं आप, जो लोन में ब्याज आपको मिल रहा है और एफडी में जो ब्याज देना पड़ रहा है दोनों को घटा दीजिए तो 2% आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा। 2 साल बाद मान लीजिए एफडी दूसरा कोई एफडी है, ठीक है, हाँ, यही एफडी 1 साल का है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से हो गया 8.5, और लोन भी जो 1 साल का था वो आपका 10 से हो गया 9%। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड में चेंज नहीं हुआ, चेंज कहाँ हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अब डिफरेंस कितना आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले 2% था NIM, अब NIM घट के हो गया 0.5%। तो NIM बढ़ भी सकता है, NIM घट भी सकता है, और ऐसे रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा एसेट साइड है बैंकिंग बुक का वो क्रेडिट रिस्क को जनरेट करता है। कैसे, अब देखिए मान लीजिए जिसको हमने पेमेंट दिया वो पैसा लौटा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इस कारण से डिफ़ॉल्ट आ जाएगा ना पेमेंट में। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्या होता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कब होता है? जब हमारा कोई ह्यूमन फेलियर हो, ठीक है, ओमिशन का। ऑपरेशनल रिस्क अराइजेज ड्यू टू ह्यूमन फेलियर ऑफ ओमिशन, deficiency information system and system failure, inadequacy और non adherence to internal process and external event। तो ये सब के कारण क्या होता है? हमारा ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो जो बैंकिंग बुक है ना दोस्तों, वो मेनली एक्सपोज किसके रिस्क से होता है, ये ध्यान रखिए। पहला लिक्विडिटी रिस्क मैंने बताया, एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच के कारण, इंटरेस्ट रेट रिस्क डिफरेंस इन एनआईएम के कारण, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट नहीं किया टाइम पे, और है ऑपरेशनल रिस्क। ये 4 रिस्क ध्यान रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि बैंकिंग बुक किससे रिस्क से एक्सपोज होता है, तो बताइएगा ये 4 रिस्क है। ये देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये क्रेडिट रिस्क का एग्जांपल है। इसने इसको लोन दे दिया, लेकिन अब इसको वापस नहीं दे पा रहा है, ये देने में असमर्थ है, तो जो रिस्क होगा उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बुक पे आते हैं, जो कि है अपना ट्रेडिंग बुक। आइए जरा ट्रेडिंग बुक को देखते हैं। तो ट्रेडिंग बुक के अंदर हर एक वो एसेट्स हैं जिसको हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकें, ठीक है। मान लीजिए शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरली वो हेल्ड टू मैच्योरिटी नहीं रखे जाते हैं। आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि मुझे एडवांटेज हो रहा है, हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, आप उसे तुरंत मैच्योर निकाल लेते हैं, उसे आप रिडीम कर लेते हैं। तो आप क्या मैच्योरिटी से रखे, क्या नहीं ना रखे। तो जनरली ये देखा गया है कि जो बैंकिंग बुक होता है उसको उसमें जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग मैच्योरिटी तक रखते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग बुक के जो एसेट्स हैं उनको हम लोग मैच्योरिटी तक नहीं रखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताया था कि मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलोड। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने यस बैंक का 10 रुपया में शेयर खरीदा, एक शेयर, और 6 महीना के बाद वो 10 शेयर 10 रुपये वाला हो गया 20 रुपया, तो आपका अर्निंग कितना हो गया? 10 रुपया पर शेयर अर्निंग हुआ ना, ठीक है। जब हमारा मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस शेयर को बेच देंगे ताकि पैसा हमें मिले। हम तो मैच्योरिटी तक इसे रखे नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इसे ही करते हैं हम लोग मार्क टू मार्केट सिस्टम। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? मार्क टू मार्केट सिस्टम। आज शेयर का भाव है 10 रुपया, कल 6 महीना बाद हो गया 20 रुपया, हमने देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने क्या किया? उसे बेच दिया। दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट सिस्टम, एंड दिस इज नॉट फॉलोड इन बैंकिंग बुक, दिस इज फॉलोड इन ओनली इन ट्रेडिंग बुक, ठीक है। और दोस्तों ट्रेडिंग बुक जो होता है वो ओपन होता है, वो एक्सपोज होता है एडवर्स मूवमेंट इन मार्केट प्राइस अंटिल दे आर लिक्विडेटेड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग बुक किससे एक्सपोज होता है? एडवर्स मूवमेंट इन मार्केट प्राइस से, जब तक उसे लिक्विडेट नहीं किया जाए, और इसीलिए ट्रेडिंग बुक का हम लोग ट्रेडिंग बुक जो है मार्केट रिस्क से एक्सपोज होता है। तो ट्रेडिंग बुक किस किस रिस्क से एक्सपोज होगा? मार्केट रिस्क से एक्सपोज होगा। देखिए ऑपरेशनल रिस्क से दोनों एक्सपोज हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क कॉमन है, चाहे आप बैंकिंग बुक की बात करें, अब मान लीजिए सिस्टम फेल कर गया, ठीक है, या और भी कुछ ऐसा फेलियर आ गया, तो उसको तो दोनों केस में हो सकता है ना। तो ऑपरेशनल रिस्क दोनों केस में आएगा। हाँ, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क भी दोनों केस में आएगा। मान लीजिए कि जिसको हमने पैसा दिया, जिसको हमने क्रेडिट दिया, अब वो पैसा ही नहीं दे रहा है, तो चाहे वो आपका ट्रेडिंग रिस्क हो, ट्रेडिंग बुक हो या बैंकिंग बुक हो, दोनों में आ सकता है। हाँ, लिक्विडेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सब हमारे ट्रेडिंग बुक्स, ये सब रिस्क से एक्सपोज हैं, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा जो टाइप है वो है हमारा ऑफ बैलेंस शीट। मैंने बताया ना आपको कि हमारा बैंकिंग में जो बिजनेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 हेड में। बैंकिंग बुक देख लिया हमने, ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो देख लिया हमने। अब बारी आती है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को जरा एक बार देखते हैं। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कंटिंजेंट नेचर का होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि कंटिंजेंट नेचर, व्हेन आई से दैट इट इज ऑफ कंटिंजेंट नेचर, इट मींस दैट इट इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सडन है और ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि बैंक गारंटी इशू करती है, बैंक बैकअप क्रेडिट लाइनर इशू करती है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है बैंक के द्वारा जो इशू किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर है। क्यों? डेरिवेटिव्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? स्वैप आ सकता है, फ्यूचर्स आ सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है कि हमारा क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी हमारे ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हैं, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को हम लोग बैलेंस शीट पे नहीं शो करते, उसको नीचे में हम लोग शो करते हैं, नीचे में डैश डाल के, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कोई 2 बैंक है, एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो ए ने बी को एलसी इशू किया, ठीक है। तो दोस्तों ए ने बी को जब तक एलसी इशू किया है तो यहाँ पे ए के एसेट और लायबिलिटी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए ए ने गारंटी लिया, ए ने क्या लिया? गारंटी लिया किसी चीज़ का, किसी एलसी का गारंटी लिया ए ने। तो दोस्तों ए के एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने जस्ट गारंटी लिया है। लेकिन यही गारंटी यदि मान लीजिए ए पेमेंट नहीं कर पा रहा है या बी ने पेमेंट नहीं किया है, तब ये गारंटी इसके एसेट और लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो अभी तो ये गारंटी नहीं शो होगा, लेकिन बाद में इसके एसेट और लायबिलिटी को ये अफेक्ट करेगा यदि पेमेंट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव्स है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटीज़ है, ये सब हमारा क्या है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ठीक है। हाँ, तो
कंटिजेंट लायबिलिटी इसीलिए कहा गया है इसे कि ये सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कंटिजेंट इन नेचर, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है कंटिजेंट इन नेचर। चलिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें भी है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर किसी रिस्क से एक्सपोज है, तो आप एक बार जान लिख लीजिए कि लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, उसके बाद क्रेडिट को डिफॉल्ट ही बोलते हैं, उसके बाद आपका ऑपरेशनल रिस्क, तो ये सभी रिस्क से ये एक्सपोज है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर किसी रिस्क से एक्सपोज है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बैंकिंग रिस्क को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बैंकिंग रिस्क को हम लोग जो समराइज कर सकते हैं मेजर रिस्क को बैंकिंग रिस्क में, तो वो है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग जरा सा देखते हैं कि ये जो बैंकिंग रिस्क है ये इसमें एक एक रिस्क का क्या मतलब है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लिक्विडिटी रिस्क का। लिक्विडिटी रिस्क में क्या है दोस्तों कि हम लॉन्ग टर्म एसेट का फंडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक एफडी है, एफडी बेसिकली हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एफडी है 2 ईयर्स का और हमारा एक लोन है, ठीक है, वो है 5 ईयर्स का। तो ये एसेट हमारा लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, और इसका फंडिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क आने की संभावनाएं हैं उसे हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि बैंक फेल कर जाती है लिक्विडिटी गैप को फंड करने में। ये जो गैप होगा ना दोस्तों, ये जो गैप होगा उसे ही कहते हैं लिक्विडिटी गैप। और कभी कभी एक्सट्रीम केस में बैंक के पास सफिशिएंट फंड ही नहीं रहता है कि वो इस लिक्विडिटी गैप को कम कर सके, ठीक है। और वो किस किस फॉर्म में ले सकता है वो जरा देखिए। लिक्विडिटी रिस्क जो है काफ़ी टाइप्स होता है, जरा देखिए समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिक्विडिटी रिस्क के टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप है फंडिंग रिस्क, ये पहला टाइप है फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क में क्या होता है दोस्तों, शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, फंडिंग रिस्क का मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड। अब देखिए मान लीजिए ऐसा हुआ कि अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल हो गया, मतलब हमने एंटिसिपेट नहीं किया था लेकिन लोग खूब से खूब पैसा निकालने लगे, जो भी उन्होंने अपने एफडी में डिपॉजिट किया था वो निकालने लगे, अपनी सेविंग में भी डिपॉजिट किया था वो निकालने लगे। या मान लीजिए कि डिपॉजिट का नॉन रिन्यूएबल हो, ठीक है, तो मतलब रिन्यू करने नहीं आए, बोले कि नहीं आओ मुझे पैसा दे दो, मेरा मैच्योर हो चुका है एफडी या आरडी, तो ये नॉन रिन्यूएबल होगा। तो इन सभी के कारण क्या होगा दोस्तों, सडनली शॉर्टेज ऑफ फंड आ जाएगा ना, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग फंडिंग रिस्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए एफडी का मैच्योरिटी है 5 साल का, एडवांस का मैच्योरिटी है 5 साल का। अब पर्सन क्या किया, 2 साल में एफडी को तोड़वा लिया, एफडी को विड्रॉ करवा लिया, तो यहाँ पे कैसा रिस्क आएगा, फंडिंग रिस्क आएगा ना दोस्तों। मैं जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी बनता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर से पहले समझाया था अलग अलग रिस्क, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ये आपका मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, इस सबसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनते चलिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लिक्विडिटी रिस्क में जो पहला टाइप था वो फंडिंग रिस्क का मतलब क्या है। दूसरा है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि हम कॉम्पेंसेट करते हैं नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ इनफ्लो, ठीक है। मतलब देखिए टाइम रिस्क में क्या होगा, एक हमारा परफॉर्मिंग एसेट होता है और एक हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो जो हमारा परफॉर्मिंग एसेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ये किस कारण से होता है, टाइम रिस्क के कारण से होता है कि मान लीजिए कि पेमेंट नहीं हुआ, टाइम से पेमेंट नहीं हुआ, जिसने लोन लिया, जिसने हमारे बैंक से लोन लिया, उसने जो है उसने ईएमआई नहीं भरा, तो क्या होगा, जो परफॉर्मिंग एसेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर पा रहा है ड्यू डेट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड, मतलब जो फंड फ्लो इनफ्लो एक्सपेक्टेड था वो हमें रिसिप्ट नहीं मिल रहा है, तो जो रिस्क आएगा वो होता है हमारा टाइम रिस्क। समझ में? तो सबका मीनिंग क्लियर रखना है कि पहले किसी ने हमसे लोन लिया और उसका ईएमआई फिक्स था कि हाँ इस महीने बाद इतना पैसा, इस महीने बाद इतना पैसा, लेकिन वो देने में असक्षम है, ठीक है, वो नहीं दे रहा है पैसा, तो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मिंग एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो रिस्क हो, जो हमारा रिस्क बैंक एक्सपोज है उसे कहते हैं हम लोग टाइम रिस्क। तीसरा है हमारा कॉल रिस्क। कॉल रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कंटिजेंट लायबिलिटीज़ है, अभी मैंने ऊपर बताया था कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में, मतलब कि जितने भी आपके ये सब लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह सब होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो यदि मान लीजिए कि क्रिस्टलाइज हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक जो है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक कॉल नहीं ले पा रही है प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, बैंक कैन नॉट टेक कॉल टू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या होगा कि अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, ड्यू डेट में जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो क्रिस्टलाइज करना पड़ रहा है उसे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि बैंक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए कॉल नहीं ले पा रही है, तो ये हमारा कॉल रिस्क होता है दोस्तों।
ठीक है, मतलब बैंक को लग रहा है कि हाँ अभी प्रॉफिट है मेरा, लेकिन वो नहीं ले पा रही है क्योंकि उसका कंटिजेंट लायबिलिटी ही क्रिस्टलाइज हो रहा है। सो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड कॉल रिस्क। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये 3 टर्म है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मॉड्यूल डी में। इसका मतलब तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारे जो भी हमारे रिप्राइजिंग एसेट्स होते हैं और जो भी हमारे रिप्राइजिंग लायबिलिटीज़ होते हैं उनके बीच का डिफरेंस को एनआईएम कहते हैं। तो एनआईएम में यदि एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे हमने देखा था यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इस केस में आप देखिए एनआईएम में इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। देखिए यहाँ पे कि पहले 2% था, अब हो गया, अब कितना हो गया, अब हो गया दोस्तों 2% से कितना बढ़ गया, देखिए 2% से आधा % हो गया, तो एनआईएम हमारा इंपैक्ट हुआ ना। तो एडवर्स इंपैक्ट जब हमारा एनआईएम पे पड़ता है या एनआईआई पे पड़ता है या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पे पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं क्या, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसका अगला जो टाइप है दोस्तों वो है गैप और मिसमैच रिस्क। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो लिक्विडिटी रिस्क है उसका 3 पार्ट हमने देखा। कौन कौन सा पार्ट था, पहला था हमारा फंडिंग रिस्क, दूसरा था हमारा टाइम रिस्क, तीसरा था हमारा कॉल रिस्क। अब हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क का। देखिए यहाँ मैंने बताया ना कि देखिए लिक्विडिटी रिस्क को कवर कर लिया हमने, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर कर लिया। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क का भी कुछ पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का देखिए कौन कौन सा पार्ट है, पहला है गैप और मिसमैच रिस्क, ये इसी का पार्ट है दोस्तों। ये गैप और मिसमैच रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट का ही पार्ट है। आप देखिए ना सभी में इंटरेस्ट रेट के कारण ही रिस्क आएगा। आप देखिए जैसे गैप या मिसमैच रिस्क क्या होता है कि आप एसेट और लायबिलिटी जो होल्ड कर रहे हैं और ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो होल्ड कर रहे हैं उनका डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट है, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट है या डिफरेंट रिप्राइजिंग डेट है। एग्जांपल ले लीजिए, एफडी ले लीजिए 5 साल का 8% ऑफ इंटरेस्ट पे, लोन ले लीजिए 3 साल का 10% ऑफ इंटरेस्ट पे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि 2% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है ना, इस कारण ही तो गैप आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क का ही ये पार्ट है। तो गैप या मिसमैच रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का ही एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का, वो है बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बेसिक रिस्क जो भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एसेट्स या डिफरेंट लायबिलिटीज या डिफरेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल कर जाएगा इस रिस्क के कारण, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा रिस्क है जिसके कारण पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल कर सकता है, तो वो है हमारा बेसिक रिस्क, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक एफडी मान लीजिए, वो रेट ऑफ उसका रेट है 8-6% का और लोन का रेट है 8% का। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2% हम लोग अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए अगले साल बाद एफडी का हो गया 8% और लोन का हो गया 9%, तो इस केस में हम केवल 1 ही % अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा रिस्क को क्या कहेंगे, बेसिक रिस्क कहेंगे। कि टाइम अलग अलग, एक साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे, आप केवल 1 ही % रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क होगा एक्सपोज है बैंक, वो है बेसिक रिस्क से। इसके ऊपर में जो हमने देखा था गैप और मिसमैच रिस्क, वो क्या देखा था, एफडी 5 साल का, लोन 3 साल का और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। और बेसिक रिस्क, उस बेसिक रिस्क के कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रिस्क है वो यील्ड कर्व रिस्क। तो याद रखिएगा कि ये जो यील्ड कर्व रिस्क है ये भी हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का ही पार्ट है, इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ इसे। तो जब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है तो बैंक अपने एसेट और लायबिलिटी को प्राइस करते हैं डिफरेंट बेंचमार्क पे, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, फिक्स डिपॉजिट रेट हो गया, कॉल मनी रेट हो गया या मीवार हो गया। तो इन सभी बेंचमार्क पे बैंक क्या करते हैं, अपने एसेट और लायबिलिटी को ये करते हैं। तो दोस्तों इसका मीनिंग आपको क्लियर रखना है। तो दोस्तों देखिए यील्ड कर्व रिस्क का मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए 5 करोड़ का डिपॉजिट है, ठीक है, अच्छा, और आपने क्या किया, 10 करोड़ का लायबिलिटी बोरो किया कॉल मनी के लिए। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास 5 करोड़ का डिपॉजिट है और 10 करोड़ का लायबिलिटी है, तो ये डिफरेंस कितना का है, 5 करोड़ का, ठीक है। हमने उस 5 करोड़ के डिपॉजिट को क्या किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, लेंड कर दिया, और 10 करोड़ को जो है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
हमें देना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो केस है, इस पार्टिकुलर केस में आप क्या देखिएगा कि देखिए हमारे पास एक ये है, एक हमारा डिपॉजिट है 5 करोड़ का और एक हमारा लायबिलिटी है 10 करोड़ का। तो इसका यील्ड यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहला वाले का यील्ड ऐसा लीनियर आएगा और जो दूसरा वाले का जो यील्ड आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा दोस्तों। ये दूसरे वाले का यील्ड ऐसा आएगा और पहले वाले का यील्ड ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यील्ड रेट ही अलग अलग है। तो यील्ड कर्व, ये जो यील्ड कर्व बन रहा है ना दोस्तों, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसका यील्ड कर्व एकदम फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसका स्लोप इसी एक्सपोनेंशियल रेट से राइज कर रहा है। तो ये इसके कारण जो यील्ड कर्व के कारण जो रिस्क होता है उसे यील्ड कर्व रिस्क कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए कि 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, उसको यूज़ कर रहे हैं आप एक एसेट को फंड करने के लिए जो कि 364 डे ट्रेजरी बिल से लिंक है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में क्या होगा कि दोनों 91 दिन वाला और 364 दिन वाला वो बढ़ेगा, लेकिन इक्वल रेट से नहीं बढ़ेगा, जिस कारण से इसका जो मूवमेंट होगा वो नॉन पैरेलल मूवमेंट होगा। देखिए ना, ये पैरेलल, ये सीधा जा रहा है और ये टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन पैरेलल मूवमेंट होगा यील्ड कर्व का, इस कारण से हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप समझिए, चाहे हमारा बेसिक रिस्क हो, चाहे यील्ड कर्व रिस्क हो, चाहे आपका गैप रिस्क हो, सब पे नेट इंटरेस्ट इनकम इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे किसके पार्ट है, ये सभी के सभी हमारे नेट इंटरेस्ट रेट रिस्क के पार्ट हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों जो हमारा है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। अब बताइए दोस्तों, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क भी किसके अंदर आएगा? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप यदि प्रीमैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं या कैश क्रेडिट का प्री पेमेंट कर देते हैं या डिमांड लोन का प्री पेमेंट कर देते हैं, मतलब जब विड्रॉल समय था उससे पहले आपने विड्रॉ कर लिया, आपने पहले ही लोन को पे कर दिया, तो हमारा रिस्क आता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, टर्म डिपॉजिट था उसका प्रीमैच्योर विड्रॉल कर लिया, तो हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्क है वो है हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब दोस्तों री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? ये भी रिस्क जो है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसको 5वां नंबर दे सकते हैं। और नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क भी हमारा इसी का पार्ट है, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो कुड बी री इन्वेस्टेड। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपने मनी 10 लाख 10 साल के लिए लेंड कर दिया। कस्टमर क्या करेगा कि 1 लाख रुपया 1 साल के लिए देगा, मतलब 10 लाख रुपया दे दिया 10 साल के लिए, ठीक है, और कस्टमर से अगले 10 साल तक 1-1 लाख रुपया आप लेते गए हर एक साल। अब क्या होगा, 10 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद तो पूरा पैसा आपको अपने पास आ गया, तो आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक रिस्क आ रहा है ना, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, यही है हमारा। सिंपल भाषा में समझिए, मैं आपको एग्जांपल क्लियर कर दूंगा, नहीं तो बुक के लैंग्वेज में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने किसी को 10 लाख रुपया दिया 10 साल के लिए और उससे हर एक साल 1-1 लाख रुपया लेते गए और प्लस इंटरेस्ट भी लेते गए, जो भी आपका इंटरेस्ट था, लेकिन 10 साल बाद तो पूरा पैसा आपको मिल गया, फिर क्या, फिर तो आपको उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे रिस्क होगा, उसे कहते हैं हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जो छठा टाइप ऑफ रिस्क है, ये भी हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट, है ना। चलिए, तो आप, क्योंकि हो सकता है कि 10 साल बाद आप इन्वेस्ट करने जाए तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिले, है ना, तो वहाँ पे आपको रिस्क इससे एक्सपोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए जो छठा रिस्क है वो है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। इसमें क्या होता है कि मोर अर्निंग एसेट देन पेइंग लायबिलिटी। तो बैंक क्या एक्सपीरियंस करेगी, रिडक्शन इन नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, जब मार्केट रेट डिक्लाइन होगा और इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, NII जो होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है दोस्तों, वो घटता है, कब घटता है, जब मार्केट रेट घटता है, और बढ़ता कब है, जब मार्केट रेट बढ़ता है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मार्केट रिस्क को मैंने इस डायग्राम में समझाया है, देखिए स्टॉक प्राइस घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसीज में देखिए कैसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कमोडिटीज़ में देखिए कैसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सभी के सभी किसके पार्ट है, मार्केट रिस्क के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए डेफिनेशन आप समझ सकते हैं मार्केट रिस्क का, एडवर्स डेविएशन ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। मैंने इसका मतलब समझाया है दोस्तों, मार्क टू मार्केट याद कीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्क टू मार्केट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जब मैं आपको ट्रेडिंग बुक के बारे में बताया था दोस्तों, यहाँ मैंने बताया था ना मार्क टू मार्केट कि यस बैंक का 10 रुपये का शेयर लिया आपने, 20 रुपये बेचा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा और आप क्या करेंगे, शेयर को बेच देंगे, तो यही होता है मार्क टू मार्केट सिस्टम। तो ये जो ट्रेडिंग बुक है वो, या मार्केट रिस्क जो है, उसमें मार्क टू मार्केट सिस्टम होता है दोस्तों। और मार्केट रिस्क को हम लोग प्राइस रिस्क भी कहते हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्राइस रिस्क किसे कहा जाता है, तो मार्केट रिस्क का ही दूसरा नाम है प्राइस रिस्क। अच्छा, फॉरेक्स रिस्क देखिए क्या है, फॉरेक्स रिस्क को हम लोग एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। तो बैंक क्या करती है, वो लॉस सफ़र करती है, किस कारण से, एडवर्स एक्सचेंज रेट के कारण से। जो हमारा एक्सचेंज रेट में एडवर्स मूवमेंट होता है ना, मैंने बताया है, जैसे मान लीजिए कि $1 है आज 70 रुपया और कल के डेट में हो जाएगा 75 रुपया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट, एडवर्स एक्सचेंज रेट हो रहा है, इस कारण से बैंक लॉस सफ़र करती है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। अच्छा, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जब बैंक जो है एक लार्ज ट्रांजेक्शन को कंक्लूड नहीं कर पाती है, ठीक है, अपने करंट मार्केट प्राइस पे, तो वो होता है हमारा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, हमारा
मार्केट लिक्विडिटी रिस्क होता है। चलिए, तो दोस्तों ये सब थे हमारे मार्केट रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क को समझते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं और अमेजॉन है, आपने अमेजॉन में कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, प्री पेमेंट कर दिया, लेकिन अमेजॉन वाला आपको सामान ही नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पे दो पार्टी, एक आप है और एक अमेजॉन है। यहाँ पे रिस्क जो रहा है वो काउंटर पार्टी रिस्क हो रहा है। आपके एक रिस्क तो है ना कि मान लीजिए मैंने पैसा दे दिया, वो पैसा सामान ही नहीं पहुँचा है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, ये इसका डेफिनेशन है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर ड्यू टू काउंटर पार्टी रिफ्यूजल। मान लीजिए वो रिफ्यूज कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, या वो इनेबल हो, या वो सक्षम नहीं हो पेमेंट रिजल्ट परफॉर्म करने में। ये दो कारण से मान लीजिए कि ट्रेडिंग पार्टनर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क। समझ में आ गया आपको काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिस्क देखते हैं, वो है कंट्री रिस्क। तो नाम से ही क्लियर है कंट्री रिस्क। मान लीजिए कि ए दो कंट्री है, ए कंट्री और बी कंट्री है। बी कंट्री में कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है, जैसे अभी आप देख लीजिए यूक्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। यूक्रेन में आप जान रहे हैं कि रशिया ने बहुत ज़्यादा ही अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अपना सैन्य शक्ति वहाँ पे अपना अभ्यास कर रहे हैं यूक्रेन में। तो वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपका ये है, अभी एडवर्स है। तो दोस्तों इस केस में आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी एडवर्स होने के कारण कभी कभी हमें कंट्री रिस्क से भी एक्सपोज होना पड़ता है। किसी बोरोवर को या किसी काउंटर पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस, मान लो अब वो देगा ही नहीं पैसा, क्योंकि उसका पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसा ये खराब है, ठीक है। तो जो आदमी यूक्रेन में पहले से इन्वेस्ट करके रखा होगा तो उसका पैसा तो गया ना, ठीक है, वो तो कंट्री रिस्क से एक्सपोज होगा। तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय कंट्री, ठीक है, ये होता है हमारा कंट्री रिस्क। इसके बाद दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क में देखिए डायग्राम से समझिए, प्रोसेस में, सिस्टम में, पीपल में या एक्सटर्नल इवेंट में किसी में भी कुछ फेलियर आ जाए, ठीक है, ये चाहे इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम या एक्सटर्नल इवेंट, तो ये सभी के सभी कारण हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा। तो डायग्राम को देखिए दिमाग में बैठ जाएगा आपका चीज़। जैसे मैं आपको देख रहे हैं ना, कंट्री वाला एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप काउंटर पार्टी, दो पार्टीज आपको दिख रहा है, एक पार्टी है एक पार्टी है, ठीक है। तो आपस में जो है इसमें कोई सामंजस्य नहीं है, ठीक है, और दोनों अलग अलग है। चलिए, ये सब हमारे जो है काउंटर पार्टी रिस्क सब है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जो मैंने आपको जो ये बताया कि क्रेडिट, हाँ देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो काउंटर पार्टी रिस्क और अभी कंट्री रिस्क जो बताया, ये किसका पार्ट है पता है आपको? ये है हमारा क्रेडिट रिस्क का पार्ट, याद रखिएगा। किसका पार्ट है? ये भी क्रेडिट रिस्क का पार्ट है, काउंटर पार्टी रिस्क भी क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। और ये दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा कंट्री रिस्क है ये भी क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों केस में जो हमारा काउंटर पार्टी है, जो हमारा सामने वाला पार्टी है, वो रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट करने से, और क्रेडिट रिस्क यही तो होता है। तो दोस्तों एकदम क्लियर रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। देखिए पहले हमने लिक्विडिटी रिस्क पढ़ा था, और लिक्विडिटी रिस्क के अंदर हमने 3 पार्ट देखा। पहला देखा हमने फंडिंग रिस्क, दूसरा देखा हमने टाइम रिस्क, और तीसरा देखा हमने कॉल रिस्क। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसमें हमने 4-5 पार्ट देखा। देखिए गैप रिस्क, बेसिस रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, ठीक है, इसको समझते जाइए, मैं एग्जांपल लेके समझाया हूँ। उसके बाद दोस्तों हमने समझा कि इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और नेट रिपोजिशन रिस्क। इसके बाद हमने मार्केट रिस्क पढ़ा, ठीक है। मार्केट रिस्क के अंदर हम लोगों ने देखा फॉरेक्स रिस्क, देख रहे हैं ना, कि फॉरेक्स रिस्क एक मार्केट रिस्क है। उसके बाद हमने देखा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, है ना, फिर प्राइस रिस्क। उसके बाद हमने क्रेडिट रिस्क पढ़ा। क्रेडिट रिस्क में हमने 2 पार्ट देखा, काउंटर पार्टी रिस्क और देखा हमने कंट्री रिस्क। अब हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को पढ़ रहे हैं। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। तो ऑपरेशनल रिस्क में देखिए जो हमारा पार्ट्स है वो है ट्रांजैक्शन रिस्क। तो ट्रांजैक्शन के कारण, ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कुछ फ्रॉड हो गया या बिजनेस प्रोसेस फेल्ड हो गया, ये सभी के सभी हमारे ऑपरेशनल रिस्क के ही पार्ट हैं, ठीक है। या इनेबिलिटी हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का ट्रांजैक्शन रिस्क आएगा। कंप्लायंस रिस्क में क्या होगा कि लॉ से आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे, रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से पेनल्टी या कंपनसेशन आ रहा है, तो हमारा कंप्लायंस रिस्क होगा। चलिए, तो ये दोनों हमारा किसका पार्ट है? ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है। इसके अलावा कुछ और रिस्क भी हैं, ठीक है, वो जरा देख लेते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क, कुछ एडवर्स डिसीजन ले लिया बिजनेस का, कुछ रिस्पॉन्सिबनेस का लैक है, ठीक है, बिजनेस चेंज से, ठीक है, या नो स्ट्रेटजी टू अचीव बिजनेस गोल। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है? स्ट्रेटजिक रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क में क्या है? नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन है, या कस्टमर बेस में डिक्लाइन हो रहा है, लिटिगेशन हो रहा है, ये रेपुटेशन रिस्क होता है। सिस्टमिक रिस्क में क्या है दोस्तों? ये एग्जाम्पल देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट आप समझते हैं ना, कैस्केडिंग इफेक्ट, यही है सिस्टमिक रिस्क। मतलब क्या हुआ कि एक कोलैप्स हुआ, कुछ ऐसा फेलियर आ गया हमारा सिंगल बैंक में, उसके कारण क्या होने लगा कि होल बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया, और इस कारण से क्या हुआ? लार्ज स्केल फेलियर हो गया बैंक का। यही होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। यही डायग्राम में आप देखिए ना, एक सिस्टम फेल हुआ, वो सबको लेते चल रहा है, आपस में सब फेल होते चल रहा है। तो यही होता है हमारा सिस्टमिक रिस्क। और ये किसका? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हर्स्टेड बैंक। 1974 में हर्स्टेड बैंक जर्मनी का एक थ्रेट पोज किया था पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, और दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक रिस्क।
देखिए रेपुटेशन रिस्क का एग्जांपल आप देखिए ये डायग्राम से, ये नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन के कारण आता है। मान लीजिए एक बैंक के प्रति लोगों का नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन हो गया, ठीक है, तो वो उस केस में रेपुटेशन रिस्क आ जाता है। इससे क्या होता है, लिटिगेशन, फाइनेंशियल लॉस या डिक्लाइन इन कस्टमर बेस, ये सब एक्सपोज होते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर यदि हम समराइज करें फैक्ट को, तो देखिए पहला लिक्विडिटी रिस्क, इसके अंदर 4 पार्ट है, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, ठीक है, 3 पार्ट हमने देखा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें हमने देखा गैप और मिसमैच रिस्क, बेसिस रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद मार्केट रिस्क में हमने देखा फॉरेक्स रिस्क, प्राइस रिस्क और लिक्विडेशन रिस्क। ट्रेड रिस्क में देखा काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में देखा फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, कॉम्पिटेंस रिस्क, मॉडल रिस्क, कल्चरल रिस्क, फिर लीगल रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क, सिस्टम रिस्क, और लास्ट में अदर रिस्क में देखा रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटजिक रिस्क और ये सब। तो दोस्तों आपको होल एक पिक्चर मैंने समराइज कर दिया। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। यदि आपको इस तरह के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिसमें मैंने एक एक चीज़ को समझाया अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ, तो आप इस पीडीएफ को एक्वायर कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। होपफुली आपको लेसन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।